हर साल हज़ारों पाकिस्तानी स्टूडेंट्स शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत कम स्टूडेंट्स का वीज़ा अप्रूव होता है। फिर बाद में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ काश का वर्ड होता है, काश मैं ये मिस्टेक ना करता, काश मैं डॉक्यूमेंट्स को ऐसे प्रेजेंट करता, काश मैं ये कंट्री सेलेक्ट ना करता, तो मेरे चांसेस होते वीज़ा के। पाकिस्तानी एक बहुत जल्दबाज कौम है, हर काम में जल्दी करते हैं। गलती करने के बाद ये कहते हैं काश मैं ऐसा नहीं करता। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हर साल हज़ारों की तादाद में शेंजन वीज़ा अप्लाई करते हैं, बेशक एलिजिबल हैं या नहीं है, और फिर एंड रिजल्ट पे आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ऐसी कौन सी बड़ी मिस्टेक्स हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स करते आए हैं और जो 2026 में की हैं और 2027 में भी करने जा रहे हैं? तो मेरी ये वीडियो सेव कर लें। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसी मिस्टेक्स बता रहा हूँ, अगर आपने उनको अवॉइड कर लिया तो आपके शेंजन वीज़ा अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस होंगे। जल्दबाजी की वजह से आपने ऑलरेडी पाकिस्तान का नाम खराब किया, आपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को डी वैल्यू किया है, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके, लेस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करके आपने ना सिर्फ रिजेक्शन ली है, फ्यूचर को दाव पे लगाया, बल्कि साथ में पाकिस्तानी पासपोर्ट का जो इंडेक्स है उसको भी नीचे लेके गए हैं। तो इस वीडियो में जो मिस्टेक्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपने उनको अवॉइड कर लिया तो हो सकता है कि 2027 में आप पाकिस्तान से यूरोप चले जाएं। यूरोप वाले पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। एंड पे मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वीडियो को बेशक स्किप करके एंड पे ले जाएं, लेकिन उस पॉइंट को सुनने का कोई फायदा नहीं है अगर उससे पहले पॉइंट्स अगर आपने उनको प्रॉपरली कवर ना किया। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। अब कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। पाकिस्तानी स्टूडेंट जाता है कंसल्टेंट के पास, मुझे कहता है मुझे बाहर भेज दें। उसकी कोई मोटिवेशन नहीं है। जो सबसे बड़ी रीज़न पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की रिजेक्शन की है वो इनका नॉन जेन्युइन स्टूडेंट होना, इनका इंटेंट ऑफ स्टडी जो है उसका वीक होना, और पाकिस्तान वापसी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा ना करना होता है। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि जब आप स्टडी के लिए जाते हैं तो आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज़ को अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के साथ मैच करना है। पाकिस्तान में उन स्टडीज़ का क्या फ़ायदा है और आप पाकिस्तान क्यों वापस आएंगे। जब भी आप वीज़ा ऑफिसर के पास जाएंगे तो वो इस बात का दो चीज़ों से अंदाज़ा लगा सकता है, या तो आपके डॉक्यूमेंट्स थे कि उस डॉक्यूमेंट्स आपके क्या प्रेजेंट करें, या इंटरव्यू के दौरान आपकी बातों से। देखें, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो इतनी मिस्टेक्स करते हैं, अपने सब्जेक्ट के लिहाज से सीरियस नहीं होते, वो बस बाहर जाना चाहते हैं। अगर उन्होंने इंजीनियरिंग में डिग्री की हुई है, IT में की हुई है, आगे उनको म्यूजिक में एडमिशन मिल जाता है, उनको एनवायरमेंटल साइंस में मिल जाता है, उनको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो हर डिग्री का बंदा वहाँ पे एडमिशन ले सकता है, होटल मैनेजमेंट में चले जाते हैं। तो ये कोई रेलिवेंसी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप होटल मैनेजमेंट सीख के आके पाकिस्तान में कहाँ पे नौकरी जो है वो तलाश करेंगे, पाकिस्तान में कितना टूरिज्म है। ये वो चीज़ें हैं जो क्लियरली वीज़ा ऑफिसर को बता देती हैं कि ये स्टूडेंट जेन्युइन नहीं है, ये सिर्फ यूरोप रहने के लिए जा रहा है। और फर्दर जो स्टैट्स हैं कि पाकिस्तान में स्टूडेंट वापस नहीं आते, ये इस चीज़ को दुगना जो है वो मैग्नीफाई कर देते हैं। तो अगर आप अपनी इंटेंशंस को क्लियर रखना चाहते हैं, अपनी प्रीवियस डिग्री के साथ उसको मैच करें। पाकिस्तान वापस आने की आपके पास रीज़न होनी चाहिए कि ये डिग्री करके मैं पाकिस्तान में आऊँगा तो इसका क्या स्कोप है, पाकिस्तान का इसको क्या फ़ायदा है, और आपकी होम टाइज क्या है। होम टाइज कैसे प्रूव हो सकती हैं? आपके पेरेंट्स का बिजनेस है, आप कोई बिजनेस का आपके पास प्लान है, कोई ऑलरेडी फैमिली आपकी जो है वो बिजनेस रन करी, आपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, आपकी कोई ज़मीन है, आपने आके ज़मींदारा वहाँ पे संभालना है, मॉडर्न एग्रीकल्चर आप पढ़ना चाहते हैं, आप कोई एनर्जी क्राइसिस की तरफ जो है वो उस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्कोप है ग्रीन एनर्जी का, जिसमें सोलर एनर्जी आती है, तब आप एक जस्टिफाई कर सकते हैं कि भाई की डिग्री का मुझे क्या फ़ायदा और मैंने पाकिस्तान क्यों ज़रूर वापस आना है। अगर आपने इसको वीक ले लिया और अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को वीक किया, तब आपकी रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। तीसरे नंबर पे जो भी आपकी रेलेवेंट फैमिली के मेंबर्स होंगे, क्योंकि उनका FRC साथ में यूज़ होगा, उनकी भी ट्रैवलिंग को बैन किया जा सकता है कि शायद ये लोग इस बंदे की फैसिलिटेशन के लिए खुद अब बाहर जा रहे हैं और फिर इसको फैमिली रीयूनियनिफिकेशन के तहत या किसी भी तरह इसको बुलाने की कोशिश करें, इसने ऑलरेडी जाली डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रोसीड किया है। तो ये एक बहुत सीरियस इशू है, इसको कभी भी लाइट ना लें। भाई इधर ही रह लें, पाकिस्तान में मेहनत कर लें, शॉर्टकट से बचें। जाली डॉक्यूमेंट, जाली फेक डिग्री, फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और ये एक फ्रॉड है। जो कंसल्टेंट भी कर रहा है, जो जानते बूझते हुए बच्चे की फाइल ऐसे सबमिट कर रहा है, वो सिर्फ अपने पैसों की खातिर आपके साथ बहुत ज्यादती कर रहा है। तो हमेशा जेन्युइन एडमिशन लेटर, जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट, जेन्युइन एक्सपीरियंस और हर चीज को देखते हुए आपने एम्बेसी की तरफ जाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चौथी बड़ी रीजन है वो वीक SOP है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसकी तरफ स्टूडेंट सबसे कम ध्यान देता है, उसको कंसल्टेंट के कंधे पे छोड़ देता है। देखिए, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, जो हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, कि
सबसे ज़्यादा कंसर्न आपका बाहर जाने के लिए वो आप खुद हैं। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को बार-बार पढ़ना है, आपने अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को बार-बार पढ़ना है। अगर सिंपली चैट जीपीटी से आपने कॉपी पेस्ट कर दिया और उसको एडिट भी नहीं किया, उसको पढ़ा भी नहीं, उसको जस्टिफाई ना किया, उसको बोल के आप ना प्रेज़ेंट कर सके, तब आपकी जो है वो रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। एम्बेसडर डेली ऐसे हज़ारों एप्लीकेशंस देखते हैं, उनको पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट की खुद का लिखा हुआ है या इसने चैट जीपीटी से लिखवाया है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में सिंपली आपने अपनी वर्डिंग में अपनी एकेडमिक प्रोफाइल को बताना है, उस यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, उस कंट्री को क्यों चूज किया, और सबसे इंपॉर्टेंटली कि उस कंट्री में डिग्री करने के बाद जब आप वापस आएंगे तो आपको उसका क्या फायदा है। अब ये वो बातें हैं, जब वो अपने अल्फाज में आप प्रेजेंट करेंगे तो आपके अंदर की स्टोरी उसके सामने आएगी, तब आप इसको प्रॉपरली, आपकी सीजीपीए फॉर एग्जांपल 2.5 और आप चैट जीपीटी से 4/4 सीजीपीए वाले बच्चे के इक्विवेलेंट अपना एसओपी लेके चले जाते हैं, वो वहां से एसओपी के अंदर से ही उठा के आपसे एक दो क्वेश्चन कर लेता है और आपकी जो है वो टांगे कामना शुरू कर देती हैं। तो हमेशा अपने एसओपी को बार बार पढ़ें, देखें इसमें कि क्या ये ह्यूमनाइज लगता है, क्या यह मेरे लेवल के बराबर है, क्या आपने इसको जो है वो जस्टिफाई कर सकते हैं अगर बंदा उसमें से पढ़ के आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो ये वो चीजें हैं जिसको पाकिस्तानी स्टूडेंट्स फुल इग्नोर करते हैं। अब जो पांचवी मिस्टेक है वो वीक यूनिवर्सिटी एडमिशन है या कंप्लीट एडमिशन का ना होना है। देखें, यूरोप में यूनिवर्सिटीज जो है वो यूके से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे आपको या तो एडमिशन होता है या एडमिशन होता ही नहीं। अब अगर एडमिशन हो गया है तो आपने उसकी बाकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया। मैं फ्रांस की एग्जांपल दे दूं, अगर यूनिवर्सिटी में आपने डायरेक्ट एप्लीकेशन से एडमिशन ले लिया तो क्या आपने कैंपस फ्रांस पे अपनी प्रोफाइल को वैलिडेट करवाया है, उस पे आई एम एक्सेप्टेड पे जाके अपने ऑफर लेटर को जो है वो एंडोर्स करवाया है। जर्मनी में यूनिसिस के थ्रू आप अप्लाई करते हैं। अगर आपकी यूनिवर्सिटी प्राइवेट है और दैट की लिस्ट पे नहीं है या एनाबन से आपकी प्रीवियस डिग्री जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं है, तब भी आपके वीजा लगने के मिनिमम चांसेस हैं। तो हमेशा अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर है, उसको क्रॉस चेक करें, उसको ऑनलाइन वेरीफाई करवाएं, यूनिवर्सिटी को ईमेल करें ऑफिशियल ईमेल पे, तब आप जो है वो इस हालत में है कि आप एम्बेसी में अपने वीजा की एप्लीकेशन के साथ अपना ऑफर लेटर को प्रेजेंट कर सकें। कुछ जो है वो हंटेड यूनिवर्सिटी, ब्लैक लिस्टेड यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको नजर आएंगी, उनको एम्बेसीज ने भी मेंशन किया हुआ है, स्पेशली फ्रांस में भी। अगर आपने उनका एडमिशन लेटर लेके एम्बेसी की विंडो तक पहुंच भी गए तब भी आपकी वीजा रिजेक्शन के 99% चांसेस हैं। तो हमेशा प्रेफर करें आपकी रेलिवेंट सब्जेक्ट वाली यूनिवर्सिटी, अच्छी रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी, और जहां पे आपका सब्जेक्ट जो है वो मैच है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, ऑफर लेटर जेन्युइन है, तब आप वीजा एप्लीकेशन की तरफ प्रोसीड करें। छठा जो प्रॉब्लम है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का वो है बैड ट्रैवल हिस्ट्री या बैड पासपोर्ट हिस्ट्री। इसका क्या मतलब है? देखें, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स सिर्फ बाहर जाने के चक्करों में रहते हैं, ये सही वीजा कैटेगरी को चूज नहीं करते। किसी बंदे ने यूट्यूब पे वीडियो देखी, इंस्टा पे देखी, टिकटॉक पे देखी, फ्री वीजा मिल रहा है जी कनाडा का, फ्री वीजा मिल रहा है जी जर्मनी का, उसके लिए बगैर सोचे समझे, बगैर डॉक्यूमेंट्स के कंसल्टेंट को थोड़े से पैसे, फॉर एग्जांपल 50,000 दे के अपना केस रजिस्टर कर लिया। अब ये वो इशू है जिसकी बेस पे आपके एक तो पासपोर्ट के ऊपर वीजा रिजेक्ट होता है, आपकी हिस्ट्री खराब होती है अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप आ गई। होता ये है कि एम्बेसी इस चीज से जज करती है कि स्टूडेंट पहले बाकी ट्राइयों में था, ये विजिट वीजा के चक्करों में था, ये वर्क वीजा के चक्करों में था, वहां से इसको रिजेक्शन मिली, अब ये स्टडी वीजा की तरफ आया है। दूसरी इसकी रीजन ये है कि आप किसी ऐसे कंट्री में जाते हैं विजिट वीजा पे, फॉर एग्जांपल अजरबैजान, बाकू गए, वहां पे ओवर स्टे कर लिया, तब भी आपका जो है वो पासपोर्ट की हिस्ट्री जो है वो खराब होती है। हमेशा अपनी रिजेक्शंस को, प्रीवियस रिजेक्शंस को आपने नहीं छुपाना, आपने एम्बेसी को डिक्लेयर करना है। अगर आपने फेक डॉक्यूमेंट्स के साथ वीजा अप्लाई कर दिया या प्रीवियस रिजेक्शन को मेंशन किए बगैर जो है उसी कंट्री में दोबारा वीजा अप्लाई करे जा रहे हैं, तो आप पे 10 साल तक का भी ट्रैवल बैन लग सकता है। और ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से ना सिर्फ आपको बाकी कोई कंट्री भी वीजा नहीं देगा, बल्कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मजीद 10 साल बाद आपको उसको जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे हैं जो जल्दबाजी में रॉन्ग कंट्री सेलेक्ट करके उसके विजिट वीजा की रिजेक्शंस लेके बैठे हुए हैं, तो वो बाद में स्टडी वीजा की तरफ आ रहे हैं, वर्क वीजा, वर्क परमिट लेके रिजेक्शंस लेके बैठे हुए हैं। तो हमेशा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, जो सही है, फ्री में कुछ नहीं मिलेगा भाईजान। फ्री में शायद आजकल कोई इतना अग्रेसिव है कि शायद आपको सिर्फ थप्पड़ ही मिल सकते हैं जो फ्री में मिल जाएंगे। उसके लिए भी अगला बंदा कहेगा कि नहीं जी मुझे पैसे दें, मेरे हाथ दुखेंगे। तो फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला। हमेशा हर चीज का एक प्रॉपर वे है, शॉर्टकट कोई नहीं है बाहर जाने का। हमेशा सोच समझ के अपनी पासपोर्ट को यूज करने दें, उसका वीजा अप्लाई करें, तब आपके वीजा लगने के मैक्सिमम चांसेस है। अब नंबर 7 पे आपका इम्प्रॉपर स्टडी गैप है या अनएक्सप्लेन्ड स्टडी गैप। इसका क्या मतलब है कि आपने इंटरमीडिएट किया, उसके बाद आप मुख्तलिफ ट्राइयों में लग गए, आपने 2 साल वेस्ट कर लिए, 3 साल वेस्ट कर लिए, और अब आप स्टडी वीजा की तरफ जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपने अपने स्टडी गैप को प्रॉपरली जस्टिफाई ना किया कि इस दौरान में आप क्या कर रहे थे, आप कोई बिजनेस कर रहे थे, आप कहीं पे जॉब कर रहे थे, आप कोई टेक्निकल एक्सपीरियंस ले रहे थे, तब एम्बेसी सीधा सीधा पहला एम्बेसडर के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा
जाएगा कि ये बंदा पहले क्यों नहीं बाहर गया और ये 3 साल क्या करता रहा, क्या अब ये पाकिस्तान से तंग है और बाहर जाना चाहता है। मास्टर्स बैचलर्स कर लिया, उसके बाद कोई जॉब नहीं की, कोई गैप को एक्सप्लेन नहीं किया, कोई प्रॉपर जो है एक्सपीरियंस लेटर रेलिवेंट नहीं लगाया और वीजा अप्लाई कर दिया, तभी वीजा रिजेक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बेशक आपका गैप एक्सेप्टेबल है, 3 साल का, 5 साल तक का, यूरोप में इजिली मास्टर्स के लिए 10 साल तक का भी कुछ कंट्रीज इजीली एक्सेप्ट कर लेती हैं, लेकिन उसकी एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, एक प्रॉपर उसका वे आउट होना चाहिए कि इस वजह से मैं आगे अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर सका और अब क्या रीजन है कि मैं पाकिस्तान की बजाय बाहर को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये वो सारा सिनेरियो है जिसको स्टूडेंट ने खुद जस्टिफाई करना है। उसने अकाउंटिंग पढ़ी हुई है तो अकाउंटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैनेजमेंट पढ़ी हुई है, मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंजीनियरिंग में डिग्री की हुई है तो किसी इंजीनियरिंग फर्म में रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को कि गैप कैसे जस्टिफाई करना है, इस पर पूरी वीडियो डिटेल में मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, जिसको आप देख सकते हैं। उसके काफी ज्यादा व्यूज भी हैं जिससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। रीजन नंबर 8, फेक डॉक्यूमेंट्स का एम्बेसी के अंदर सबमिट करना। ये कितना बड़ा क्राइम है जिससे ना सिर्फ आप अफेक्ट होते हैं बल्कि आपकी फैमिली भी अफेक्ट होती है। फैमिली कैसे होगी? देखें, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स बाहर जाने के लिए फुल लल्ले तलल्ले करते हैं कि हमें किसी ना किसी तरह यहाँ से भेज दें। फेक डिग्रीज बनवा के, पाकिस्तान में पैसे से कौन सा काम नहीं होता। आपको क्या लगता है कि ये बातें सिर्फ आपको पता है, गोरों को इस चीज का इल्म नहीं है? आपकी फेक डिग्रीज बनती हैं, फेक वेरिफिकेशन होती है, एक्सपीरियंस लेटर तो मैं कहता हूँ 99% फेक होते हैं। अब एम्बेसी के पास बहुत ईजी है इस चीज को ट्रेस करना। फेक बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जाली स्टैंपें बन जाती हैं, 300 रुपए की आपकी स्टैंप बन जाती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के फेक एजेंट का क्या जाना है, उसने सिंपली आपसे पैसे लेने, आपके डॉक्यूमेंट्स का प्लंदा इकट्ठा करना है, एम्बेसी में प्रेजेंट कर देना है। एम्बेसी अगर इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करे, और वो कर सकती है, आपके बैंक को ईमेल करे, आपकी यूनिवर्सिटी को ईमेल करे आपका रिजल्ट कार्ड के साथ, क्या आपके कॉलेज को आपके एफएससी की डिग्री के साथ करे, क्या कॉलेज उसके रिस्पॉन्स में कह देगा कि यार ये फेक स्टूडेंट हमारा है, या फेक बैंक स्टेटमेंट बैंक कह देगा हमारी है। फेक एक्सपीरियंस लेटर उस कंपनी का वजूद ही नहीं है। अगर किसी अच्छी कंपनी का लगा दिया, वो तो फौरी से कहेंगे भाई हमारे ट्रैक रिकॉर्ड में ये बंदा नहीं है। उससे क्या होगा कि परमानेंट लाइफ टाइम बैन भी लग सकता है आप पे शेंजन कंट्रीज ट्रैवल का। और अगर आपके फेक डॉक्यूमेंट्स की नोयत ज्यादा सीरियस है तो वो इसको क्रिमिनल एक्ट में लाके आपके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकते हैं। अब नंबर 9 जो है वो इंटरव्यू मिस्टेक्स हैं, जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी रीजन है। एम्बेसडर एक दिन में 100 एप्लीकेंट्स, अगर 100 तो नहीं खैर देख सकता, एक दिन में अगर वो 20 से 30 एप्लीकेंट देखता है तो वहीं से वो जज करता है कि किस स्टूडेंट को वीजा देना है और किसको रिजेक्ट करना है। देखें, स्टूडेंट का इंटरव्यू क्लियरली उसकी वैल्यू, उसकी इंटेंशंस को बता देता है कि स्टूडेंट में कितना दम है। एम्बेसडर 2-3 सवाल पूछने के बाद एक आउट ऑफ द बॉक्स सवाल पूछ ले तो स्टूडेंट जो है वो बिल्कुल घबरा जाता है। पहली चीज जो स्टूडेंट की, उसकी जुबान जो लड़खड़ा रही होती है वो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज है। स्टूडेंट फेक एक्सेंट के साथ वहाँ पे प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इंग्लिश हमारी मदर लैंग्वेज नहीं है, हमने स्कूल्स में पढ़ी है, यूनिवर्सिटीज में पढ़ी है, हमने इंग्लिश टेस्ट दी है, बट स्टिल वी कैन नॉट स्पीक लाइक ए नेटिव इंग्लिश स्पीकर। अब दूसरी मजे की बात, एम्बेसीज हैं, यूरोपियन एम्बेसीज, इनके लोगों की भी इंग्लिश काफी वीक है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ अपने इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशन करके जाएं और फिर जो है वो वीजा इंटरव्यू में प्रिपेयर हो। वीजा इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको हमारे चैनल पे काफी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें हमने स्पेसिफिकली कंट्री वाइज भी आपको प्रिपेयर किया है और जनरल भी इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, उनको कैसे आंसर करना है। ये हम अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, जो बच्चे एम्बेसी में जाते हैं उनसे क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन बच्चों का वीजा अप्रूव होता है उनके क्या क्वेश्चंस होते हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो आपने माइंड में रखनी है। वीजा इंटरव्यू को इजी नहीं लेना, तब आपके वीजा के अप्रूवल के मैक्सिमम चांसेस होंगे। अगर आपने वीजा इंटरव्यू सही से नहीं दिया तो जितनी भी आपकी फाइल है वो सारी वेस्ट है। वहीं पे एम्बेसडर जो है वो डिसाइड कर लेता है कि इसको वीजा नहीं मिलेगा। अब जो सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इस पे ऑलरेडी मेरी एक वीडियोस पे तकरीबन 4.5 लाख व्यूज हैं, वो शॉर्ट है, वो है रॉन्ग कंट्री सिलेक्शन। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अपनी प्रोफाइल को नहीं देखते, अपने बजट को नहीं देखते, अपनी, ये हार्श वर्ड है अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी, अपनी औकात को नहीं देखते कि यार मुझे किस कंट्री के लिए अप्लाई करना है। आप एकदम से 50% मार्क्स हैं, आपके 51% मार्क्स हैं, आपके पास बजट जो है वो 20 लाख की आपकी बैंक स्टेटमेंट है और आप नेदरलैंड, डेनमार्क, ठीक है, नॉर्वे, ये जो स्वीडन एक्सपेंसिव कंट्रीज हैं, इनके लिए आप अप्लाई करना शुरू कर दिया है, तब आपके रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को हमेशा अपनी प्रोफाइल और अपनी बजट के अकॉर्डिंगली कंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, आपको बैंक स्टेटमेंट पुरानी है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स ठीक है, उसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, तब आपके लिए हर शेंजन कंट्री जो है वो अवेलेबल है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनकी वीजा रेशो पाकिस्तान के लिए वैसे ही बहुत बुरी है, जैसे फॉर एग्जांपल पोलैंड लगा लें, पुर्तगाल लगा लें, स्पेन लगा लें, ग्रीस लगा लें, इनकी
उनकी वीज़ा रेशो वैसे ही पाकिस्तानियों के लिए बहुत बुरी है। अब जो कंट्रीज़ सबसे ज़्यादा वीज़ा पाकिस्तानियों को देते हैं उसमें जर्मनी है, उसमें इटली है, उसमें बेल्जियम है, उसमें फ्रांस में भी बहुत अच्छी वीज़ा रेशो अगर आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं। लैटविया, लिथुआनिया की बहुत अच्छी वीज़ा रेशो रही है। एस्टोनिया वीज़ा देता है। फिर आपको रोमानिया की वीज़ा रेशो अच्छी है। हंगरी की भी ठीक है। चेक रिपब्लिक आपने नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, अपॉइंटमेंट में ही रह जाओगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं। स्लोवेकिया का कोई इतना प्रोसेस सीधा नहीं है, स्लोवेनिया का नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे 33 कंट्रीज के अंदर हैं जहाँ पे आपने अगर उसको पहले सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पे अपना सारा जो है वो पता ही है ना, तो खेल लिया, तब आप रॉन्ग कंट्री की तरफ चल पड़े, तब आपकी रिजेक्शन के मैक्सिमम चांसेस हैं। तो हमेशा अपनी प्रोफाइल को वाइजली एवेलुएट करवाएं, कंसल्टेंट्स के पास जाएं, देखें वो क्या बात बताते हैं, किस बजट में आपको कौन सा कंट्री रिकमेंड करते हैं, तब आपके पास मैक्सिमम चांसेस हैं। तो ये वो पॉइंट है जो सारे पॉइंट्स को, पहले पॉइंट्स को मार देता है, उनके ऊपर डोमिनेंट है। उसकी रीजन ये है कि जहां से आपका स्टार्टिंग पॉइंट सही नहीं है, आपने अपनी डायरेक्शन सही नहीं रखी और एट द एंड आप मंजिल पे आपने क्या ही पहुंचना है। तो हमेशा राइट कंट्री की सिलेक्शन, रॉन्ग कंट्री को अवॉइड करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप स्टडी वीजा या कोई भी वीजा अप्लाई कर रहे हो। तो इस पॉइंट को सबसे ज्यादा फोकस करें और इस पे ही हमारी टॉप 7 कंसल्टेंट की टीम, जब आप ऑफिस विजिट करते हैं, आप हम आपसे बजट पूछते हैं, आपके मार्क्स पूछते हैं, फिर हमारा काउंसलर आपको कंट्री से बताता है कि यहाँ पे आपके वीजा लगने के चांसेस हैं, यहाँ पे नहीं है, इसके बजट आपकी रेंज से बाहर है, इसके यूनिवर्सिटी का एडमिशन आपके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हम अपनी प्रोफाइल को प्रॉपर वैल्यूएट करवाएं। अगर आप वाकई में यूरोप का स्टडी वीजा लेना चाहते हैं और राइट वे में इसकी कोशिश करना चाहते हैं, तो टॉप 7 कंसल्टेंट पे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए। हमारे पास कोई मैजिक स्टिक नहीं है या एम्बेसी के साथ हमारे कोई ताल्लुकात नहीं है, यूनिवर्सिटीज के साथ नहीं है कि हम आपको बड़े आराम से यहाँ से यूरोप पहुंचा देंगे, लेकिन हम राइट वे में, राइट डायरेक्शन में आपका प्रोसेस करेंगे जिसमें आपके मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपको वीजा मिल सके। थैंक यू सो मच।